यहाँ पर चूंकि नियंत्रण में समन्वय में से पहले चर्चा हुई हमारी कि सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ एक जो प्रश्न पूछा गया है न्यूरॉन पर। अभी न्यूरॉन क्या होता है इस पर हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है, एक बार फिर से अपन कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। और ये है क्या, तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई। जरूरी नहीं है कि प्रश्न बैंक में जैसे प्रश्न दिए हैं सिर्फ वही प्रश्न आए, उससे संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो पूछ सकता है कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, तो हम बता सकते हैं कि कार्यात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब ये पूछता है प्रश्न में कि एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल जो संकेत, विद्युत संकेत होते हैं, वो रासायनिक संकेत में जो बदलते हैं वो कहां पर ये घटना होती है। तो पहले हम एक न्यूरॉन की संरचना को समझें। कुछ इस प्रकार हमको न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। यदि हम इसको ऐसे अलग कर लें तो एक भाग ये पूरा कहलाता है साइटोन, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका काय। दूसरा भाग कहलाता है एक्सॉन, जिसको हम लोग तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। ये दो भाग हमको हमारे प्रत्येक न्यूरॉन्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ होता क्या है, ये भाग जो है हमारे उंगली की जैसी रचनाएं दिख रही हैं, ये कहलाती हैं डेंड्रॉइड्स, ध्रुमिकाएं। डेंड्राइट ऐसे हम बोलते हैं ध्रुमिकाएं। और ये वाले जो भाग हैं जिनसे छोटी छोटी उंगली जैसी रचनाएं निकली हुई है, इनको हम लोग कहते हैं ध्रुमिका या डेंड्रॉइड। जैसे कि एक एग्जांपल समझें, यदि हमारी ये फिंगर निकली हुई है तो ये भाग जो छोटे छोटे भाग हैं ये कहलाएंगे हमारी डेंड्रॉइड्स। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है ना, कि इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन। तो पहले हम लोग ये जान लें कि जो संकेत हैं, जो संवेग हैं, वो एक तंत्रिका कोशिका में दौड़ते कैसे हैं, तब तो हमको इस प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। तो ये जो डेंड्रॉइड्स हैं या ध्रुमिकाएं हैं, ये किसी लक्ष्य अंग के संपर्क में होती हैं, या जो भी हमारे संवेदी अंग हैं। जैसे कि एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल और ले लें। पहले मान लेते हैं ये हमारा हाथों की उंगली, हाथ की उंगली। अब इस उंगली के टिप पर कोई चीज हमारे टच हुई या चुभी, मान लेते हैं कोई सुई यहाँ पर चुभाई गई, एक सुई। तो सुई चुभेगी तो हमें दर्द उत्पन्न होगा। ये दर्द जो है ये क्या कहलाएगा, संवेदना कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे ही हमारे हाथ की उंगली में सुई टच हुई, एक दर्द संवेदना उत्पन्न हुई। ये दर्द संवेदना हमारे मस्तिष्क तक जाती है।
और मस्तिष्क से वापस सूचना के रूप में हमारी उंगली तक आती है। और ये जो प्रोसेस है कि संवेदना का मस्तिष्क तक जाना और मस्तिष्क से संदेश का वापस हमारी उंगली तक आना, तभी हमारी उंगली उस सुई से हटती है या हमें दर्द जैसी संवेदना महसूस होती है। तो ये जो संवेदना को ले जाने का काम कर रही हैं, ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। यहाँ से मस्तिष्क से संदेश को लाने का काम कौन कर रही है? ये भी तंत्रिका कोशिका ही करती है। अब आगे हम लोग तंत्रिका कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, तो पहले हम चित्र को समझें कि आखिर सूचना कैसे मस्तिष्क तक गई। तो यहाँ ये जो डेंड्राइट्स होती हैं, ये हमारी इसी संवेदना को सबसे पहले ग्रहण करती है। तो प्रश्न पूछता भी है कि सर्वप्रथम तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संवेदनाओं को ग्रहण करता है या सूचनाओं को ग्रहण करता है? तो सबसे पहले सूचनाएं डेंड्राइट्स में प्रवेश करती हैं या डेंड्राइट्स के द्वारा सूचना को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद ये सूचनाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, कोशिका काय में आती हैं, ये जो हमारा साइटोन एरिया यहाँ पहुंचती हैं, और यहाँ के बाद ये लंबी एक्सॉन से होती हुई ये पहुंचती हैं इस एंड पर। तो ये जो एंड दिख रहा है, ये जो अंतिम सिरा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिकाक्ष सिरा या एक्सोटिक एंड, तंत्रिकाक्ष सिरा। अब हमारे हाथ की उंगली से हमारे मस्तिष्क तक संदेश को ले जाने के लिए सिर्फ एक ही तंत्रिका कोशिका नहीं होती। जैसे कि ये हमारी उंगली और यहाँ हमारा मस्तिष्क है, तो यहाँ से सूचनाएं हमारे ऐसे हाथ से होती हुई हमारे मस्तिष्क तक जाएंगी। तो केवल एक तंत्रिका कोशिका नहीं होती, बल्कि दो या दो से अधिक तंत्रिका कोशिकाएं इसमें अपना योगदान देती हैं। तो अब होता क्या है कि यहाँ से सूचनाएं आती हैं और इन तंत्रिकाक्ष के या तंत्रिकाक्ष जो है, इसके अंतिम सिरे पर ये जो गोल गोल हमको दिख रही हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं तंत्रिकाक्ष घुंडियां, नॉब्स। तो इन नॉब्स में आकर भर जाती हैं, जो भी सूचनाएं हैं वो इनमें आकर स्टोर हो जाती हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे कि ये हमारी पहली तंत्रिका कोशिका है, ये पहली तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉइड और ये एक्सॉन, तो दूसरी तंत्रिका कोशिका यहीं पर आकर जुड़ती है और उसका ये डेंड्रॉइड्स और ये एक्सॉन। तो इस एक्सॉन से इस डेंड्रॉइड को सूचना का आदान प्रदान होता है। तो ये जो हमारे छोटे छोटे यहाँ पर गोल गोल घुंडियां दिख रही हैं, इन घुंडियों पर दूसरी तंत्रिका कोशिका के ये डेंड्रॉइड्स आकर यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं दूसरी तंत्रिका कोशिका को ट्रांसफर कर दी जाएंगी, स्थानांतरित कर दी जाएंगी। अब प्रश्न जो पूछ रहा है कि एक न्यूरॉन में, ये एक न्यूरॉन है, इसमें विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां पर बदलते हैं? तो ये जो हमारा एंड है, जो हमारे डेंड्रॉइड्स का सिरा है, ये क्या करता है? ये सूचनाओं को ग्रहण किया, जैसे सूचनाएं ग्रहण होती हैं ये विद्युत संवेग के रूप में पूरी इस बॉडी में से फैलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से ये विद्युत संवेग के रूप में यहाँ तक आती हैं। इसके बाद ये जो एंड है, इस एंड पर आकर ये केमिकल संकेत में या रासायनिक संकेतों में परिवर्तित हो जाती हैं और उसके बाद ये अगली कोशिका को ट्रांसफर कर देगा। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? हमारा एक्सॉन सिरा। तो एक्सॉन सिरा क्या कहलाएगा? ये इस सिरे पर ये जो हमारी छोटी छोटी घुंडियां दिख रही हैं, इस सिरे पर इलेक्ट्रिक संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जो एंड होते हैं यहाँ पर कुछ रसायन निकलते हैं। छोटा सा हम इसका चित्र और बनाते हैं। ये हम यहाँ पर एंड बना लेते हैं इसका। ये जो तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा होता है, यहाँ पर विद्युत सिग्नल्स होते हैं, कुछ रसायनों को छोड़ते हैं और ये सभी जो है ये अपन कह सकते हैं कि ये क्या है? डेंड्रॉइड्स।
ये एक तंत्रिका कोशिका हो गई, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका हो गई, तो यहां से यहां सूचनाओं का आदान प्रदान इस ओर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या था, विद्युत संकेत थे, विद्युत संकेत कुछ रसायनों को छोड़ेंगे, ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, ध्रुमिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किस स्थान पर यह परिवर्तन होता है, तो एक्सॉन के अंतिम सिरे पर होता है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका कोशिका के प्रारंभिक सिरे से जुड़ता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सिनेप्स। हिंदी बोलते हैं युग्मानुबंध, या इंग्लिश इसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्स, या हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग सिनेप्स। ये क्या हो गया, वो जगह हो गई जहां पर दो भाग या दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिल रही हैं। सेम ऐसा ही जैसा चित्र हम लोग अभी देख रहे थे, ऐसे ही दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी। तो ये पहली तंत्रिका कोशिका का एंड हो गया, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये शुरुआत का हो गया। तो ये वाला कहां पर जुड़ेगा, दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये जो एंड है, ये एंड आके पहली वाली तंत्रिका कोशिका के लास्ट एंड से आकर जुड़ जाएंगे, और यहीं पर जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान कहां पर होता है, तो तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर होता है। वह कौन सा स्थान है जहां पर दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, तो वो स्थान है सिनेप्स। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग हैं। ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे नाम दिया हुआ है यहाँ पर, आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा या उपरोक्त सभी। तो ये संवेदी अंगों की बात कर रहा है। हम लोग बता सकते हैं कि सभी ये अंग जो हैं सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। आंतरिक कर्ण है ऑप्शन में, आंतरिक कर्ण दिया हुआ है, जिह्वा दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं जीभ, नाक दिया हुआ है या नसिका। इन तीनों के द्वारा हम लोग संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। उत्तर का वर्ग उपरोक्त सभी। फिर आगे दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं के प्रेषण का सही क्रम क्या है। माने जो सूचना है, सूचना का प्रेषण, सूचना किस क्रम में आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर है डेंड्राइट्स से कोशिका काय, फिर एक्सॉन, है ना। तो हमने अभी चित्र में देखा था, तो सबसे पहले क्या हमारे पास आते हैं, डेंड्राइट्स या ध्रुमिकाएं। ध्रुमिकाओं से हमने देखा था कि सूचनाएं पहुंची थी साइटोन में, साइटोन से सूचना पहुंच रही थी एक्सॉन में। ये देख, सबसे पहले ये डेंड्राइट्स, ये हमारा ये जो भाग है ये साइटोन या कोशिका का है। तो सबसे पहले सूचना डेंड्राइट्स में प्रवेश करेगी, डेंड्राइट से कोशिका का या साइटोन में आएगी, और साइटोन से कहां जाएगी, एक्सॉन में, एक्सॉन से कहां जाएगी, एक्सॉन के एंड। या हिंदी में देखें तो ध्रुमिकाओं से ध्रुमिकाएं, ध्रुमिकाएं से कोशिका काय, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष से तंत्रिकाक्ष अंतिम सिरा या तंत्रिकाक्ष एंड। तो यहाँ चूंकि तीन ही ऑप्शन दिया हुआ है, डेंड्राइट, कोशिका काय या साइटोन, इसी को हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं, किसी भी नाम से सकता है, सेल बॉडी, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका काय या कोशिका का शरीर, कोशिका काय। डेंड्राइट से कोशिका काय में आई, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन में गई। ये तीन विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, तो सही क्रम क्या हो जाएगा, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से साइटोन और साइटोन से एक्सॉन। फिर प्रश्न आ गया कि वह स्थान जहां एक न्यूरॉन
दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है या एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है, तभी हम लोगों ने चर्चा करा वो स्थान क्या है, सिनेप्स। सिनेप्स वह स्थान है जहां पर एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है। विकल्प में दिया हुआ सिनेप्स तंत्रिका डेंड्राइट्स और कोशिका का है, हम ध्यान रखेंगे कि इसका उत्तर होगा सिनेप्स, जहां पर दो तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ रही हैं। ये एक तरीके से और हो सकता है कि एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका कोशिका के प्रारंभिक सिरे से कहां पर जुड़ता है, उसका उत्तर हो जाएगा सिनेप्स। ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमा के वो पूछ सकता है। फिर आगे दिया हुआ है कि मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहां होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ऊपर करें, पिछली चीजें देखनी है। दिख रहा है? नीचे करें, हाँ हाँ नोट कर लेना। बात हुई थी प्रतिवर्ती चाप की। प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है, तो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं। सूचनाओं को ग्रहण करना और सूचनाओं को भेजना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र जो हमने भी पढ़ा, तंत्रिका कोशिका पढ़े, 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, थोड़ा सा उसको समझ लें तो ये चीज समझना आसान हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका के प्रकार, हमारे शरीर में 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा प्रेरक तंत्रिका कोशिका, तीसरा मिश्रित तंत्रिका कोशिका। ये 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका हमको देखने के लिए मिलेगी। तीनों के रूल समझ, तीनों की भूमिकाएं क्या समझ लें तो ज्यादा थोड़ा प्रश्न हमारा आसान हो जाएगा। अभी तो हमने जो पढ़ा था वो तंत्रिका कोशिका का चित्र पढ़ा था या न्यूरॉन्स पढ़ा था।
ये उसके प्रकार है, मतलब वो जो न्यूरॉन्स है वो 3 प्रकार के कार्य करते हैं। अलग अलग कार्य करने के हिसाब से उन लोगों का नाम भी अलग अलग कर दिया गया है। तो पहला न्यूरॉन्स जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम कर रहा है, संवेदना जो भी हमारे शरीर में सूचनाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको संवेदना कहते हैं। तो संवेदनाओं को ग्रहण करना और संवेदनाओं को ले जाना। मान लेते हैं ये हुआ हमारे पास ब्रेन, ये हुआ हमारा कोई अंग, ब्रेन, और यहीं पर अपन ये लिख देते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। अब किसी अंग से सूचनाओं को मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक, एक चीज अपन यहां समझते हैं, अंग से सूचना को ले जाना, सूचना या इसी को अपन कहते हैं संवेदना, को ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो होती है हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका। सूचनाओं को ले जाने का काम, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी, जो सेंस है ना, सेंस माने जो ज्ञान होता है उसको ले जाने का काम कर रहे हैं वो हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका करती है। अब यहां से सूचना हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंच गई, तो अब वहां से जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो सूचनाएं हमारे उस अंग तक आएंगी, तो मस्तिष्क से या मेरुरज्जु से सूचनाओं को अंग तक लाने का काम करती हैं प्रेरक जो तंत्रिका कोशिका है वो। सूचना लाना, यहां संवेदना या सूचना ले जाना। तो कभी कभी जो प्रश्न अभी हमारे पास आया है वो यही पूछा है कि प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती हैं, जो सूचनाओं को ग्रहण कर रही हैं और सूचनाओं को ले जा रही हैं। तो इस चाप में जो सूचनाएं ग्रहण करेंगी वो कौन होंगी, संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को ले जा रही है, जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका वो सूचनाओं को अंग तक ला रही है, और एक ऐसी भी तंत्रिका कोशिका होती है जो दोनों काम एक साथ करती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मिश्रित तंत्रिका कोशिका। ये तो अलग अलग वर्गीकृत हैं कि ये ले जाने का काम करेंगे, ये लाने का काम करेंगे, और एक ऐसी भी हैं जो दोनों काम करती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित तंत्रिका कोशिका। पूछ भी सकता है कि जो सूचनाओं को लाने का काम करती हैं उन्हें कह सकते हैं प्रेरक, ले जाने का काम करती हैं संवेदी, और जो दोनों काम कर रही है उन्हें हम लोग मिश्रित। तो चूंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाएंगी, तो संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक बच्चों, आगे बढ़े, ये नोट हो गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण। हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग ले रहे हैं। तो एक तो भाग लेता है हमारा पास मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो दो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं कि मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, ये तो प्रश्न हो गया। विकल्प में दिया हुआ है मस्तिष्क मेरुरज्जु, मेरुरज्जु तथा प्रतिवर्ती चाप, मेरुरज्जु तथा अग्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु तथा पश्च मस्तिष्क। तो हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है
ये सिर्फ मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलके बना हुआ है। ठीक है बच्चों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों मिलके बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र अब इसमें हम क्या उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखें कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसका इंग्लिश भी नाम ध्यान रखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं सीएनएस। कई जगह हम लोगों को सिर्फ प्रश्न में सीएनएस लिखा रहता है या विकल्प में सीएनएस लिखा रहेगा, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। तो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, वैसे ही परिधि तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग हैं। अब इसके अंतर्गत आते क्या क्या हैं, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वो तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रेनियल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं, तो प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि कपाल तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं, तो हम बता सकते हैं मस्तिष्क से निकलती हैं। इनकी संख्या पूछता है कितनी निकलती हैं, तो 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। 6 एक साइड, 12 जोड़ी मतलब 12 एक साइड और 12 दूसरे साइड। दूसरा इसका जो भाग है, चूंकि यहाँ हमने देखा कि सीएनएस का पहला भाग था मस्तिष्क, तो पीएनएस का पहला भाग क्या हो गया, कपाल तंत्रिका। इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 जोड़ी हो गई। इसी प्रकार मेरुरज्जु से निकलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी या मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं, अब क्यों नाम दिया गया मेरु तंत्रिकाएं, क्योंकि ये कहां से निकाल रही है, मेरुरज्जु से निकल रही है। इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड निकल, स्पाइनल नर्व्स बोल दिए। मेरु तंत्रिका, इसका एक और नाम है सुषुम्ना तंत्रिका। कभी कभी परीक्षा में इस नाम से भी पूछ लेता है, ध्यान रखना है, सुषुम्ना तंत्रिकाएं। और इनकी संख्या होती है 31 जोड़ी। सुषुम्ना तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती है। तो प्रश्न था परिधि तंत्रिका तंत्र का कौन भाग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं, कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु और पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा अग्र मस्तिष्क, और उपरोक्त में कोई नहीं। हम लोग देख सकते हैं कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं या सुषुम्ना तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स, ये किसके भाग हो गए, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के या परिधि तंत्रिका तंत्र के भाग हो गए। तो केवल जो प्रश्न दिए हुए हैं हम केवल उसको ना पढ़ते, उससे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी देखते चले। क्लियर बच्चे लोग, हो गया? अगला प्रश्न है हमारा कि मस्तिष्क का
मुख्य सोचने वाला भाग। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं, ये प्रश्न भी आया था अभी, मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क। ये 3 भाग होते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मुख्य रूप से सोचने का काम करता है? तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या करता है? सोचने का काम करता है। याददाश्त का जो केंद्र होता है वह हमारे अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। सोचने समझने का जो केंद्र है वो अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। एक प्रश्न और है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, तो जहां पर प्रतिवर्ती चाप बनता है वहीं पर प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र हाँ, तो अभी समझ में नहीं आ रही क्या आवाज? अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अच्छा, वीडियो थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। चलिए मैं एक बार चेक करवाता हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ा रुक रुक के जा रहा है। उसके लिए कुछ ना कर पाएंगे, नेट कनेक्शन की दिक्कत है उसमें। ये नेट की प्रॉब्लम ही बता रहे हैं, बीच में कनेक्टिविटी की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होगा? जैसे हम लोगों ने पढ़े थे प्रतिवर्ती चाप, ऐसे ही प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र हो जाएगा हमारा मेरुरज्जु। जैसे प्रतिवर्ती चाप था उसका केंद्र था मेरुरज्जु, वैसे प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र भी मेरुरज्जु हो जाएगा। पुनः एक प्रश्न उसी तरह का जैसे कभी हमने हल किया कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सुनने, देखने और सूंघने का केंद्र है? तो अभी हमने देखा ये कि अग्र मस्तिष्क सोचने समझने आदि का केंद्र है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। तो सोचने का, याददाश्त का केंद्र, सूंघने का केंद्र, देखने का केंद्र, ये सभी कहाँ होते हैं? अग्र मस्तिष्क। क्योंकि अग्र मस्तिष्क के भी छोटे छोटे भाग हैं, तो अभी चूंकि यहाँ विकल्प से अग्र मस्तिष्क दिया हुआ है तो हम उसको ध्यान में रखेंगे कि अग्र मस्तिष्क की सोचने समझने सूंघने। साथ ही साथ एक प्रश्न और है यहीं पर आगे कि भूख का केंद्र, मतलब हमको जो भूख का एहसास होता है वो कहाँ होता है? तो वो भी कहाँ हो रहा है? अग्र मस्तिष्क में हो रहा है। सोचने समझने सूंघने भूख प्यास का केंद्र है अग्र मस्तिष्क। इसी यूनिट के 3 प्रश्न और बचे, उसको जल्दी से हम लोग खत्म कर लें। अगला प्रश्न है रक्तदाब, लार आना और वमन का केंद्र। रक्तदाब जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, दूसरा लार आना, मुंह में जो लार आती है उसका आना, और तीसरा वमन या उल्टी, इसको हम लोग वोमिटिंग बोलते हैं। इन तीनों का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है?
इन तीनों को कंट्रोल कौन कर रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि वमन का केंद्र है ना, वमन का केंद्र क्या विकल्प में दिए हुए हैं, पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो उत्तर हमारा हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का मेडुला। पश्च मस्तिष्क का मेडुला। पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला भाग है वो कंट्रोल करता है रक्तदाब, लार आना और वमन के केंद्र को। इसके बाद फिर से प्रश्न है कि एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं। तो जो कि अभी हमने देखा कि सोचने, समझने, देखने का केंद्र बिंदु कौन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। तो हमको सोचना समझना है, तो यहाँ पर प्रश्न से संबंधित है कि सीधी रेखा में चलना है तो सोच के हमें चलना है, साइकिल चलाना है तो हमें देख के चलाना है, पेंसिल उठाना है तो हमें सोचना है या देखना है। तो इन सब का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, पुनः अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। फिर लास्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का तथा शरीर की स्थिति को या संतुलन को बनाए रखने में उत्तरदायी है। तो पुनः इसका उत्तर आएगा अग्र मस्तिष्क। तो आज के हमारे ये 15 प्रश्न और 15 प्रश्नों से संबंधित जो उनकी व्याख्या थी वो हमने देखा। अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय का। इन 15 प्रश्नों या उनसे संबंधित व्याख्या में कहीं किसी को कुछ समस्या है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास हमारी जो रहेगी वो अध्याय 8 की रहेगी, जनन संबंधी जो प्रश्न आएंगे छोटे बड़े उन पर प्रश्न हमारे रहेंगे। किसी को यदि पूछना हो कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है क्या किसी के? हाँ क्या चीज बेटा? हाँ हाँ किसका? मध्य मस्तिष्क का। वैसे तो हम लोगों ने मस्तिष्क के कार्य पढ़े ही नहीं है बेटा अभी ढंग से, है ना, क्योंकि मस्तिष्क मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है? मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है? देखिए चित्र के माध्यम से समझ लें। ये यदि ब्रेन की स्थिति है, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार हमारा मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क के पिछले भाग में मेरुरज्जु एक धागे की जैसी रचना होती है, पिछले भाग से शुरू होती है। मतलब यदि अपन देखें तो गर्दन का जो पिछला भाग है, सो अपन गर्दन बोल रहे हैं ना, ये वाला एंड, ये देखिए ये यहाँ से मेरुरज्जु की शुरुआत होती है और जाती है हमारी कमर तक। मेरुरज्जु जो है वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती, पतले धागे के समान होती है, जो क्रमशः पतली होती चली जाती है और रीढ़ की हड्डी या हमारे कमर तक जाती है। और इसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में जो कशेरुक दंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। तो रीढ़ की हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है हमारे मेरुरज्जु के लिए। निचले अंगों को सपोर्ट प्रदान करने का भी काम हमारा मेरुरज्जु कर रहा है। ठीक है, ऐसे मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क से जुड़ी हुई रचना पीछे की ओर नीचे की तरफ चली जाती है। और कोई प्रश्न? बाकी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के कार्य हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें हम लोग मस्तिष्क के एक एक भाग, जो 3 भाग हम लोगों ने देखे, 3 भागों के अलग अलग कार्य हम लोग नोट करेंगे
और मेरुरज्जु के कार्य को समझेंगे। हेलो। हाँ सर, वो कोशिका के अंतिम सिरे में जो रसायन निकलता है उसका नाम क्या है और क्यों निकलता है? क्या चीज? कोशिका के अंतिम सिरे में जो रसायन निकलता है हाँ हाँ, नाम क्या है? रसायन का नाम नहीं, क्यों निकलता है वो बेटा जो हमारी सूचनाएं होती है ना, तो सूचनाएं एक कोशिका के अंदर विद्युत संवेग के रूप में दौड़ती हैं और वो एंड में जाके चूंकि जो डेंड्राइट्स होती हैं वो रसायनों के रूप में सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, तो वहां पर सूचनाओं का चेंजेस होती हैं। सूचनाएं जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो यहाँ पर भी विद्युत संवेग रासायनिक संवेग में बदल रहे हैं ना, क्योंकि डेंड्राइट्स रसायनों के रूप में संवेगों को ग्रहण कर रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, शारीरिक संरचनाएं ऐसी बनाई गई हैं कि हम हमारे जो अंग है वो किस रूप में किस प्रकार की संवेदना को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है बेटा? अगली क्लास। हाँ बोले बोले हाँ क्या चीज? आवाज नहीं आ रही बेटा। क्या चीज? सर, मेडुला बेटा भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ये अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क है ना, ये इनके छोटे छोटे भाग हैं। इस पर हम लोग एक डिटेल से चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास जो रहेगी, है ना, उसमें हम लोग मस्तिष्क और मेरुरज्जु की संरचना को समझेंगे, उसके भागों को समझेंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।